बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, एक दर्दनाक वाक़या जो 22 मई जुम्मतुल विदा के दिन वकूअ पज़ीर हुआ, जिसमें PIA का एक जहाज़ जो 1:15 पर लाहौर से उड़ा और 2:45 पे कराची एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 99 पैसेंजर सवार थे। 8 उनमें से केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू के लोग भी थे। मासवाए 2 के जो कि खुशकिस्मत तरीन अशख़ास थे, जिनकी जानें अल्लाह ने महफूज रखी, वो सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 97 की शहादतें हुई। हमने उसी रात इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया, जो एयरफोर्स के 3 सीनियर तरीन और चौथे सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक सीनियर तरीन अफसर थे। ये बोर्ड उसी दिन शाम को नोटिफाई होते ही रात कराची पहुंच गया और रात ही से उसने अपनी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान मर्ज़ वजूद पे आने से 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में 12 वाक़यात हुए और इन 12 वाक़यात की कभी भी बर वक्त ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उसकी रिपोर्ट आई, ना पब्लिक हुई, ना लोग जान सके कि इस हादसे की वजूहात क्या थीं, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग थे और आया उन ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ या नहीं। ये तशनगी उन मरने वालों के लवाकिन के दिलों में हमेशा जारी रही। तो मैं ये बताते हुए, गो ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर, उनकी खुसूसी दिलचस्पी पर, हालांकि कोरोना जैसी मूज़ी मर्ज़ भी मौजूद, ट्रैवलिंग के और काम करने के SOPs भी मौजूद, लेकिन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए हमने रिलैक्सेशन दी और इंक्वायरी बोर्ड ने एहसास ज़िम्मेदारी करते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा किए। रात दिन एक किया, जाए वाक़या पे पहुँचे, तमाम मलबे का मुआयना किया। और मीनवाइल ये भी बताना चाहता हूँ कि 22 का वाक़या और 26 तारीख को फ्रांसीसी टीम, इंक्वायरी टीम, जो मुश्तमिल थी एयरबस मैन्युफैक्चरर के लोगों पे, जिस कंपनी ने उस जहाज़ का इंजन बनाया उसकी नुमाइंदगी भी मौजूद थी, हुकूमत फ्रांस के लोग भी मौजूद थे और एक बैनुल अक़वामी एजेंसी का अमरीकन उहदेदार भी मौजूद था। 26 तारीख को वो भी मौके पे आए। मौके की तमाम इंक्वायरी उन्होंने की। 10 लोग उनके और 4 लोग हमारे थे, लेकिन उस पर भी एक पब्लिक कंसर्न सामने आया कि पायलट्स भी स्टेक होल्डर हैं
और इस इंक्वायरी बोर्ड में पायलट्स की नुमाइंदगी नहीं। तो हमने इस इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड को इनलार्ज किया, बढ़ाया, उन्होंने कॉप्ट किया जिसको उनके पास इख्तियार था। उसमें एयर ब्लू के 2 पायलट्स जो A320 जहाज उड़ाते थे, सीनियर तरीन पायलट थे, उन्हें भी उस इंक्वायरी बोर्ड में शामिल किया गया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके हम, बल्कि हमने खुद इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को ख़त लिखा कि आप इसकी इंक्वायरी के लिए A320 का सीनियर तरीन पायलट दुनिया में से कहीं से भी और उसका टेक्नीशियन हमें भिजवाएं ताकि वो भी इस इंक्वायरी में शामिल हो सके और ये इंक्वायरी क्रेडिबल हो सके। और उसमें हमने मेंशन भी किया कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा A320 का फ्लीट टर्किश एयरलाइन के पास है। अगर टर्किश एयरलाइन को रिक्वेस्ट की जाए और उनका सीनियर तरीन पायलट और टेक्नीशियन हमें असिस्ट करे तो हम उससे भी वेलकम करेंगे, बल्कि हमें खुशी होगी। तो जनाब स्पीकर, ये मैं बताना चाहता हूँ इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी, कि बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो रही है। और ये उसकी अबूरी रिपोर्ट है। मुकम्मल रिपोर्ट, यहाँ तो 6-6 साल रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं आ सकी, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट वो भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने भी कमिट कर रहा हूँ और इस कौम के साथ भी कमिट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये अबूरी रिपोर्ट है जो आज हम पेश कर रहे हैं। और मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट, तमाम तर कंपनसेशन, क्योंकि ये जहाज़ बैनुल अक़वामी इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योर है, और वो कंपनसेशन चाहे हादसे में शहीद होने वाले उनके लवाहिकीन तक, या जिन घरों पे ये जहाज़ गिरा है उसका भी हमने सर्वे करवाया है। 29 घर ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं या डैमेज हुए हैं, उसके सर्वे भी हो चुके हैं, एस्टीमेट्स हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी कंपनसेशन भी होगी। और फॉर द टाइम बीइंग उनके रहायशी इंतज़ामात किए गए हैं। गवर्नर सिंध, PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी उन्हें लुक आफ्टर कर रही है, और उन ख़ानदानों को रहायश के लिए जगह भी फराहम की गई, और साथ ही साथ कुछ रुकूमात भी किराए के लिए फराहम की जा रही हैं। तो कहने का मकसद, कोई किसी को कंपनसेट नहीं कर सकता, कंपनसेट करने वाली वो पाक ज़ात ही है। लेकिन इन नामसायद हालात के बावजूद हद्दुल वसा कोशिश करके तमाम फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जा रहा है। जितने बदकिस्मत लोग शहीद हुए हैं उन्हें भी कंपनसेशन जो न होने के बराबर 10 लाख फ़ी कस के हिसाब से 90 लोगों को वो भी अदा कर दी गई। और ज़मीन पर जिन घरों में जहाज़ गिरा वहाँ भी एक बच्ची शहीद हुई, 2 ज़ख्मी हुई, उनको भी कंपनसेट कर दिया गया। लेकिन जनाब स्पीकर, असल कंपनसेशन मैं तो समझता हूँ उन फैमिलीज़ को तब होगी कि उन्हें सही सूरत हाल से आगाही हासिल हो कि वाक़या में गलती किसकी थी, कोताही किसकी थी, ज़िम्मेदार कौन है, और आया असल ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़
कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं। तो जैसे जनाब स्पीकर मैं बता रहा था कि सिर्फ ये पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड नहीं था, इस इंक्वायरी में 10 लोग गैर मुल्की भी थे, एयरबस के लोग भी थे, हुकूमत फ्रांस के लोग भी थे, उनकी एविएशन इंडस्ट्री के लोग भी थे। और 2 अहम एविडेंसेस, एक DFDR होता है, डाटा रिकॉर्डर, कि जो एक्शंस जहाज में होते हैं, उसका लैंडिंग गियर डाउन करना है, अप करना है, उसे थ्रॉटल देना है, थ्रॉटल कम करना है, या जो भी एक्शन जहाज के अंदर होते हैं, कि DFDR वो सारा डाटा रिकॉर्ड करता है, उसके टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, एक्शंस रिकॉर्ड करता है। और दूसरा अहम इक्विपमेंट होता है वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जिस वक्त कॉकपिट क्रू कॉकपिट में बैठता है, जहाज को स्टार्ट करता है, उस वक्त से उनकी तमाम गुफ्तो शनीद, चाहे जो आपस में कर रहे हों, चाहे ATC से कर रहे हों, ग्राउंड स्टाफ से कर रहे हों, तमाम वॉइस रिकॉर्ड होती है। और आखिरी लम्हे तक सर, मैंने उस बदकिस्मत जहाज, उस बदकिस्मत वॉइस रिकॉर्डर और उन बदकिस्मत केबिन क्रू की आखिरी अल्फाज भी मैंने सुने। उनकी सारी गुफ्तो शनीद जो भी कॉकपिट में होती रही, ATC के साथ होती रही, क्योंकि उससे बड़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिलायबल एविडेंस इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। और ये दोनों इक्विपमेंट हमारे इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड के सरबराह उसे 1 जून को लेके फ्रांस गए, पेरिस गए, 2 जून को उसे डीकोड किया गया। और उस वक्त भी बैनुल अक़वामी तहकीकाती अदारे के 10 लोगों की मौजूदगी में उन्हें डीकोड किया गया, उनका डेटा एग्जामिन किया गया, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी थी उसे भी सुना गया, उसे भी ब्लैक एंड वाइट में लाया गया। और यूं इंजन बनाने वाली कंपनी, उसका रैप भी वहाँ मौजूद था, यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी के इदारों के तमाम लोगों की मौजूदगी में उन्हें डीकोड किया गया। डीकोड करने के बाद तमाम उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया, और वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो रहती दुनिया तक रहेगी और वो एग्जामिन भी हो सकती है। वो सारी चीज़ें भी मौजूद, और मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मैंने और मेरे सेक्रेटरी ने वॉइस रिकॉर्डर की सारी सूरत हाल को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो बदकिस्मती से जो ये इब्तदाई रिपोर्ट है, जो उसके कुछ हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं, हम आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। इस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत त्यारा फ़ज़ाई परवाज़ के लिए 100% फिट था जी, उसमें कोई किसी किस्म का टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। कोरोना की वजह से फ़्लाइट सस्पेंड थी, 7 मई तक ये जहाज़ रुका रहा। 7 मई को इसने पहली फ़्लाइट ली और 22 मई को ये हादसे का शिकार हुआ। इसके दौरान इसने 6 मरतबा कामयाब परवाज़ें मुकम्मल की थी और 5 परवाज़ें
लाहौर से कराची और कराची से लाहौर वापसी के लिए थी और एक परवाज़ शारजा के लिए थी। दोनों पायलट, कैप्टन और मुआवन पायलट, तजर्बेकार थे, तिब्बी तौर पर परवाज़ उड़ाने के लिए फिट भी थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास मौजूद है और मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश भी करनी है, इसके मुताबिक पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। जब वो लैंडिंग पोजीशन में आया तो उसने किसी किस्म की जहाज में तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को तकरीबन 2500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। सर, ये एक पहली इर्रेगुलरिटी थी। कंट्रोलर ने 3 दफा, ये वॉइस रिकॉर्डर में, ये वॉइस रिकॉर्डेड है, कंट्रोलर ने 3 दफा पायलट की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग ना करें, लैंडिंग पोजीशन ना लें और एक चक्कर और लगा के आएं। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, और ये डेटा एंट्री रिकॉर्डर जो है सर, उसमें भी रिकॉर्डेड है कि रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। ये रिकॉर्ड में है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। लेकिन एक बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल पे पहुंचता है तो लैंडिंग गियर फिर ऊपर कर लिया जाता है। ये भी डेटा रिकॉर्डर में ये एंट्री और ये एक्शंस कि 10 नॉटिकल माइल्स पर लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल्स पर जहाज के लैंडिंग गियर ऊपर कर दिए गए। जहाज जब लैंडिंग के लिए आया तो उसे रनवे पर एक फ्लेक्सिबल उसे पोजीशन दी जाती है, 1500 से 3000 फुट पर वो टच डाउन कर सकता है। जहाज की रनवे की टोटल लेंथ होती है 11,000 और 1500 से 3 के उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 1500 से लेके 3000 तक वो टच डाउन करना चाहिए, असूलन जो गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन जहाज लैंडिंग गियर के बगैर, ये सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस है, लेकिन जो हकीकत पे मबनी है, ये तो मीडिया में पहले भी चीज़ें चल रही हैं कि विदाउट लैंडिंग गियर्स जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है और तकरीबन जहाज 3000 से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा। इस रगड़े खाने के बावजूद, जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया, उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस ना उसने ली
9 उसे दी गई। इसमें भी कोताही दोनों साइड से थी। एटीसी की भी कोताही है, कंट्रोल टावर की भी कोताही है कि उसने जहाज को जब इंजन्स पे टच डाउन करते हुए देखा, इंजन से आग निकलते हुए देखी, तो उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल टावर ने पायलट को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यहां कोताही उसकी भी थी और पायलट ने जहाज दोबारा टेक ऑफ कर लिया। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे। फिर पायलट ने लैंडिंग के लिए दोबारा अप्रोच की इजाजत चाही, लेकिन बदकिस्मती से जो अप्रोच उसे दी गई, जो हाइट उसे बताई गई, ना वो अप्रोच तक पहुंच सका, ना उस हाइट तक पहुंच सका और सिविल आबादी पर बदकिस्मती से वो जहाज गिर गया। और जिन लोगों की भी हलाकतें हुई जहाज गिरने के बाद हुई, जहाज में आग लगने के बायस हुई। जो 2 सर्वाइवर हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, खुशकिस्मत तरीन है। एक की बात मैं ज़रूर कोट करनी चाहूँगा और जो हकीकत पे मबनी है कि जब उसकी कुर्सी मकान किसी की छत पे गिरी, उसकी पूरी सीट इंक्लूडिंग सीट बेल्ट बांधी हुई, पहले मकान की 3rd स्टोरी पे गिरा, बाल की तरह उछला, 2nd स्टोरी पे आया, बाल की तरह उछला, 1st स्टोरी पे आया, इतने जोर से उसकी, लेकिन वो स्ट्रेट सीट ही पे बैठा रहा, सीट बेल्ट के साथ बैठा रहा। तो जब 1st स्टोरी पे आया तो उस वक्त उसे रेस्क्यू किया गया। मामूली जख्मी था, तो उसने जो पहली बात की, जिन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बात मेरी माँ से कराई जाए। फर्स्ट कॉल उसने माँ को की और माँ को सारा वाक़या बताया और कहा माँ मैं तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। माँ की दुआओं में इतनी ताकत, और उस बंदे ने रियलाइज़ भी किया। तो सर, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर एटीसी दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज़ के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये सब कुछ बताते हुए दुख भी हो रहा है और मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी और ख़ासकर आखिरी आधे घंटे की सुनी। और बदकिस्मती से थ्रू आउट कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह, 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में थी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर दी। एक ओवर कॉन्फिडेंस था। बदकिस्मती से
और वो फोकस नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। और ये बात बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जहाज मुकम्मल तौर पे ठीक था और ऑटो लैंडिंग पे लगा हुआ था। ऑटो लैंडिंग से भी पायलट ने डिसएंगेज किया, ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगाई और बदकिस्मती से ये वाकया पेश आया। मैं तो पायलट के घर भी गया, उसके वालिद, उसके भाई मेरे अच्छे जानने वाले। पायलट की फिटनेस पे, उसकी कारकर्दगी पे, जितनी उसने फ़्लाइट्स की, इंतहाई तजर्बेकार पायलट था। उस फैमिली के साथ एक ताल्लुकात भी थे, अफसोस का इज़हार भी किया। लेकिन ज़्यादा अफसोस इस बात का कि पायलट और को पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस न होने से हमें इतने बड़े साने से गुजरना पड़ा। तो जनाब स्पीकर, ये इस वाक़या की इंटरम रिपोर्ट है कि ज़िम्मेदारी क्रू केबिन की भी और ATC की भी बनती है। जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और ज़िम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे, उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर, इसी साल मुकम्मल रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मैं इसके अलावा जो नियर पास्ट में 4 एक्सीडेंट्स हुए, एक 2010 में इस्लामाबाद ही के अंदर मेरी नज़रों के सामने एयर ब्लू का जहाज़ बरगला की पहाड़ियों से टकराया। दूसरा वाक़या 2012 में इस्लामाबाद ही के गिरदोनवा में बोजा एयरलाइन की एक फ़्लाइट, ये वाक़या 20 अप्रैल 2012 का था। तीसरा बदकिस्मत वाक़या ATR की एक फ़्लाइट PK 605 जो चित्राल से आ रही थी, हवेलियाँ के करीब हादसे का शिकार हुई। और चौथा वाक़या जो गिलगित में भी इस तरह की एक क्रैश लैंडिंग हुई और हाइट से हुई, और ऑलमोस्ट वही गलती जो कराची के वाक़या में हुई पायलट से, वही गलती गिलगित के वाक़या से भी हुई। लेकिन क्रैश लैंडिंग तो हुई, लेकिन गिलगित वाक़या में तमाम पैसेंजर महफूज रहे, जहाज़ तबाह हो गया। वो इंक्वायरी भी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इंक्वायरी इसी साल में वो भी पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोताही या ज़िम्मेदारी पायलट की थी जिसने क्रैश लैंडिंग की। लेकिन जो वाक़या चित्राल फ़्लाइट का है वो खालिस्तन तकनीकी नोयत का है, उसमें पायलट की गलती नहीं थी, उसमें जहाज़ के इंजन्स में कोई तकनीकी ख़राबी थी और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इस जहाज़ के इंजन TSB कंपनी है, कोई कनाडा की, उसने बनाए, अभी तक वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। लेकिन ये भी हमारी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह अगस्त तक इंक्वायरी इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसी जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनसे वेटिंग के लिए भिजवाई गई है, उसे भी इंशाअल्लाह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 2 वाक़या, एयर ब्लू का वाक़या, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और बोजा एयर का वाक़या, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ। एयर ब्लू क्रैश occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures,
and various breaches of flying discipline. ये सर एयर ब्लू के वाक़े में एक कंक्लूजन है और उसकी सेफ्टी रिकमेंडेशंस इसके अलावा हैं। और इसी तरह बोजा एयर के बारे में जो कंक्लूजन है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, बोजा एयर क्रैश अकर्ड बिकॉज द एयरक्राफ्ट एनकाउंटर्ड बैड वेदर कंडीशन and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged and the operator, Boja Air, had inadequate system of training, monitoring of performance of the air crew. Sir, इसमें भी कोई गलती थी, वायलेशन थी, सुस्ती थी, मिसमैनेजमेंट थी। ये दोनों हादसे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए, पहले हादसे में 152 लोग शहीद हुए, दूसरे हादसे में 127 लोग शहीद हुए और ये दोनों जहाज़ों का क्रैश भी पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सर, ये सारी रिपोर्ट्स थीं और साथ रिकमेंडेशंस भी थीं। इसी बुनियाद पे हमने पायलट्स के बारे में जानना चाहा कि दुनिया में और भी एयरलाइंस हैं। जैसे दुनिया की बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है, 280 जहाज़ों पे। टर्किश एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है। नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट, कोई ऐसी रिपोर्टेड एक्सीडेंट एक लैंडिंग में हुआ एमिरेट्स का दुबई में, लेकिन उसमें भी कोई ज़ख्मी या उस कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। तो सर, हमने इस पे जब ये सारी चीज़ें देखी तो कहा कि थोड़ा पायलट्स को भी चेक कर लिया जाए। ये सर दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था और उसमें उन्होंने कहा था, हुक्म दिया था कि पीआईए के बारे में कि पीआईए के एम्प्लॉयज़ की डिग्रियां चेक करवाई जाए। एम्प्लॉयज़ में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, उनके पायलट्स भी शामिल थे, ग्राउंड हैंडलर, मैकेनिक्स, टेक्निकल लोग वो भी शामिल थे और बहुत सारे लोगों की, हो सकता है मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो उसमें कोई गलती ना हो जाए, लेकिन 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। जेली डिग्रियां सियासतदानों पे भी, सरकारी एहलकारों पे भी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अदारों में भी। और सबसे दुख की बात है कि अदारों में भी मेरिट डीमेरिट नहीं देखा जाता। भाई, अगर भर्ती किसी को कराना है तो उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशंस तो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। उनके खिलाफ एक्शन लिया। लाइसेंसेस के बारे में एक बात तो मैं दावे के साथ, अवाम उन्नास के साथ ताल्लुक़ है कि मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, वो LTV हो या HTV हो, ड्राइविंग लाइसेंस किसी इम्तहान देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाता है। ये 90% लाइसेंसेस इसी तरह। और 50 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना। नॉट अ सिंगल। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आ जाओ। सर, बदकिस्मती से ये कुछ, अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, उसका लाइसेंस भी
फेक होता है। कितने दुख की बात है, ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है, बीइंग पाकिस्तानी दुख हो रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा जो बात मैं करनी चाह रहा हूं। जो बात मैं करनी चाह रहा हूं इसका इंपैक्ट क्या होगा। सर, पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें PIA भी है, एयरब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है, ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया, ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। पैसे जैसे होता है आम आदमी के लिए होता है कि पैसे दे के एक डमी कैंडिडेट बिठा दिया जाता है। सर, इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी, अदारों की बदकिस्मती क्या होगी। अदारों को पॉलिटिसाइज तो किया गया, अदारों में मेरिट की दजियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। अफसोस ज्यादा इस बात का। तो सर, है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर, ये बताना भी ज़रूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया जी, और बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आया हूँ। 2 दिन मैंने इसीलिए लिए थे। फर्स्ट फेज में 54 केसेस ऐसे थे जिन्हें हमने 54 में से 28 लोगों को शोकॉज दिए, वो कोर्ट भी गए, लेकिन प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हैं। 18 लोगों की पर्सनल हियरिंग शोकॉज के बाद, और 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर लिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ करें। माफ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ करने वाले नहीं, ऐसे लोगों को माफ करने वाले नहीं। तो एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है उन तमाम लोगों के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई सियासत नहीं होगी, कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, कोर्ट को भी हम फैक्चुअल सूरत हाल बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स को भी हालात से आगाही हो गई है, और मैं समझता हूं कि इस इशू को पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान पे। ये कौमी सलामती का मामला है, ये इंक्वायरी बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है। बिला तफरीक ये एक्शन होगा और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और हमारा ये अज़म है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये अज़म है, जितनी मीटिंग्स उन्होंने PIA पे की हैं, पिछले अदवार में तो PIA को प्राइवेटाइज करने की बात होती थी, लेकिन ये फैसला है कि प्राइवेटाइज नहीं होगा, इसकी हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है।
PIA को हमने उन ग्लोरी डेज में लेके जाना है, 60 में इंशाल्लाह ताला लेके जाना है, 70s में लेके जाना है, 80s में लेके जाना है। और वही रोल, मुझे तो शर्म आती है अब कि एक वक्त वो था कि इमिरेट्स की बुनियाद हम रख रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइन की बुनियाद हम रख रहे हैं, उन्हें हम अपने जहाज ऑफर कर रहे हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और आज के दिन सर ये सब कुछ बताते हुए दुख भी होता है, लेकिन अज़म यही है कि इंशाअल्लाह ताला हमने चीज़ों को ठीक करना है, इस मुल्क को ठीक करना है। तो सर यही मेरी मुख्तसरन गुज़ारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का मैंने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन ये मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जी, कि एक कमिटमेंट थी कि रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखनी है और पिछले एक्सीडेंट्स के हवाले से भी बात करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इंक्वायरीज़ की मुकम्मल रिपोर्ट एक बार